मज़े तो बहुत ले रहे हो आप लोग। चलो खुश रहो आप लोग। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि आप हंसते रहो। बहुत देर से बैठे हो। जब हम कई महानुभाव को सुन लेते हैं, विशेषज्ञ को, तो ऐसे भी सारा सिस्टम थोड़ा सा आपस में लड़ने भिड़ने लगता है। मैं डायस पे जितने हमारे डिग्निटरीज बैठे हैं, डिग्निटरीज सबको मेरा नमस्कार। और मेरे आने पर मैंने 3 लोगों को सुना, डॉक्टर साहब को, और हमारे सर जो केरल से आए हैं, और प्रदीप जी को। और तीनों में हमें बहुत कुछ ऐसा मिल रहा था जो लग रहा था हमारे काम की चीज़ है। वैसे सांसद जब अपने ही क्षेत्र में हो तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर भी हम कंसंट्रेट हो गए। हमें आना था 4:45 बजे, मैं आ गया 4:15 बजे ही। और मुझे इतना प्राउड फील होता है प्रदीप राय जी पे और राजश्री पे। अभी आज तो प्रदीप जी ने पूरा स्पीच अपना इंग्लिश में दिया। अब इसलिए मैं तो उनको पिछले 34 साल से जानता हूं। मैं उनको उम्र मत पूछना हम लोगों का, बट ये 25 है। हम लोग 89 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिले थे। 88 ना हो, 88 में। तब के प्रदीप राय में और आज के प्रदीप राय में 360 डिग्री का अंतर आ गया। तब तो हम लोग ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते थे। और वो जिस प्रकार के स्टूडेंट थे, जैसा उनका परिचय था, कहीं भी अन्याय हुआ तुरंत चलो हो तो नहीं बतावे के बाद तो ऐसा करके वो ले जाते थे। और वही लड़का आज देश में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं। फिर वो एक चैनल भी लाते हैं, वो और उनकी पत्नी राजश्री मिलके। राजश्री की दुनिया अपनी है, बहुत रिनाउंड पत्रकारिता जगत की बहुत नाम रही बड़ी। और अब वो लोग दोनों परिवार बन के आगे इतनी सफलता अर्जित कर चुके हैं कि मैं इस बात पे मैं बार बार विश्वास करने को, और भी मेरा विश्वास बढ़ता है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। एक व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो मैं इन लोगों के जीवन में देखता हूँ। इनको भी हमको देख के लगता होगा, क्योंकि हम ये भी नहीं सोचते होंगे कि तब कि हम कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। तो जब ये सब कुछ सोचते हुए सामने विनय बैठा है, छोटा भाई, वो प्रदीप जी के छोटे भाई हैं, मेरे भी छोटे भाई। क्योंकि हम लोग जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय मिले तो हम लोग की इतनी दोस्ती हो गई कि लगता ही नहीं था कि हम सहोदर नहीं हैं। सहोदर सुनते हैं, एक ही माता के। तो मेरी फीलिंग ऐसी होती है। अब चूँकि समय के साथ ये बड़े वकील बन गए, पत्रकारिता जगत में इनका परिवार आगे चल गया। और ये जो कार्यक्रम होता है, ये भी मैं पिछले करीब कितने साल से, राशि 4 साल, हाँ 5-6 साल, हाँ, और मैं लगभग सब में रहा हूँ। तो मुझे और भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा तो काम ही आजकल लोगों से मिलना, उनकी सुनना, फिर उनकी सुन के उनमें से कुछ रास्ता निकालना। मैं अपने आप को किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं मानता हूँ। सब विषय में लगता है भी मुझे सीख रहा हूँ, कोशिश। मेरे प्रिय मित्र ज्योति कलश जी बैठे हैं, बहुत IAS अधिकारी के रूप में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। अभी जस्ट इनका वो सेवानिवृत्ति हुआ है। और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी तो इधर से लाइट पड़ रही है तो सामने सब दिख नहीं रहे हैं। बहुत लोगों से परिचय हुआ होगा पहले का। तो मैं जब इस कार्यक्रम में आता हूँ तो मेरे लिए तो मेरे क्षेत्र का काम है कि भाई कुछ किसी से कुछ सीखने को मिलेगा।
अब जब विषय है आपका स्वदेश कॉन्क्लेव है, 2025 में खड़े हैं, ट्रांसफॉर्मिंग भारत की बात हो रही है, लीगल लीडरशिप कैसे आगे बढ़ सकती है इसकी बात हो रही है, तो हम आप सबसे 2-3 बात ऐसे कहना चाहते हैं। मेरा मानना है ना, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी क्षेत्र में हमारे पास पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। धैर्य हो और लगातार प्रयास करते रहने की ललक हो, लगातार प्रयास करते रहने की। क्योंकि मुझे दुनिया में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलता है कि इसको ऐसा करोगे सफलता के लिए, तो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा उसी के साथ हो सकता है जिसका बाप बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत पैसा छोड़ के गया, इसको ठीक से उपयोग करोगे तो तुम भी बड़े बिजनेसमैन बनोगे। इसके अलावे आपको लगातार प्रयास करता ही रहना पड़ेगा। लगातार प्रयास करेंगे तो असफलता मिलेगी, दौड़ोगे तो गिरोगे भी, कई बार आपको अपमान मिलेगा, कई बार आपको आप जो हक रखते हो वो नहीं मिल पाएगा। तो उस समय आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। मैं अभी ऐसे बात करते करते 15-20 साल में मैंने एक फॉर्मूला बनाया, KT विथ HH, कीप ट्राइंग विद ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी। ऐसा मैंने अपने जीवन से सीख के बनाया कि देखो यार, ईमानदार तो रहना है। हम गाना नहीं गा सकते, झूठे गाना गाने लग रहे हैं, सफल नहीं हो रहे तो उसको दोष दे रहे हैं, उसको हमको चांस नहीं मिल रहा है। हम अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं लेकिन हम टीम में आना चाहते हैं। हमें बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे दोस्त अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो मुझे लगा कि ईमानदारी और विनम्रता के साथ, धैर्य के साथ हम प्रयास करते रहें तो रास्ता जरूर निकलता है सर। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई किए हैं। मैं हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएट हूँ, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी भी था। पता नहीं क्यों पढ़ रहे थे, आज तक समझ में नहीं आया क्यों पढ़ रहे थे। पढ़ते समय हम प्रदीप जी से थोड़ा कमज़ोर थे लेकिन नंबर ज़्यादा आया मेरा। अब उसके कारण रहे होंगे, गुरुजी ज़्यादा खुश हो गए किसी बात से, हैं? नहीं जाने, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम तो लाइव हो रहा होगा, कहीं सुन ही लेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। यही धैर्य है, इसी को बनाए रखना है। तो अब तो चूंकि मेरे जीवन का मैं चौथा जीवन जी रहा हूँ, ऐसा मैं फील करता हूँ। मैं अपने जीवन में, मेरा ये चौथा जीवन है। एक जीवन था बिल्कुल अभाव का, गांव का एक लड़का, छोटे से गांव में रहता था, साइकिल भी नहीं थी चलने को, और ये 24 साल तक था। आप में से बहुत सारे लोग 24 साल उसके नीचे ही हो। क्या उस जीवन की कल्पना कर सकते हो? उस जीवन में भी रहने के बाद भी हंसते मुस्कुराते रह सकते हो? मैं तब भी अपने को हीरो ही समझता था। फिर हमारा दूसरा जीवन शुरू हुआ जब मैं सिंगिंग में सुपरस्टार बन गया। 96 में मेरा सफलता का वर्ष था और मैं सिंगिंग सुपरस्टार बन गया। अपनी दुनिया का सुपरस्टार थे हम, भोजपुरी। और वो ऐसा चल रहा है कि चढ़े खातिन गाड़ी हीरो होंडा खोजे लिए आजो चलता, अभी चल रहा है। आप लोग भी देखे ही होंगे, बहुत कमाल है। मैं खुद ही आश्चर्य कर रहा हूँ। गाया था 2005 में, हिट हो रहा है 2025 में। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है, ये मेरे पेशेंस का शायद इनाम है। और पैसा भी मिलता है। आप लोग लाइक करते हो तो उसका पैसा भी आता है, ठीक ठाक आ जाता है। तो दूसरा मेरा जीवन रहा
सिंगिंग सुपरस्टार। फिर अचानक एक दिन कोई आया, बोला फिल्म करोगे? हमने कहा मैं कर सकता हूँ क्या? बोले हाँ कर लो। मैंने एक फिल्म कर दी, ससुरा बड़ा पैसा वाला। फिर मैं सिल्वर स्क्रीन का सुपरस्टार बन गया। हम लोग तो लगभग 10 साल सिंगिंग वाला चला, फिर एक्टिंग वाला चल गया, तो 10-12 साल वो भी चल गया। फिर मुझे लगा ज़्यादा हो गया अभी। तब तक एक दिन हमारी मुलाकात हो गई। एक नेता होते थे अमर सिंह जी। अब मुलाकात भी ऐसी वैसी जगह नहीं हुई, मुलाकात हुई अमिताभ बच्चन जी के घर में। एक तरफ अमित जी बैठे थे, मैं उनको देख के ही सोच रहा था यार मैं तो इस आदमी से मिलने का मैं सपना देखता था। हमें उनके घर में बैठा था। अभिषेक बच्चन जी पानी लेके आए थे। तो मुझे समझ में रहा था कि मैं यार मेरे जीवन में हो क्या रहा है। और उसके पीछे प्रदीप जी थे, क्योंकि ये अमर सिंह जी के वकील थे, अमिताभ बच्चन के वकील थे, और मैं वहां इन लोगों के संपर्क से पहुंच गया। अनिल अंबानी भी थे उसमें, और अमर सिंह जी, अमिताभ बच्चन जी, और मैं था, मैं मनोज तिवारी। उसी में बोले कि चुनाव लड़ना है तुमको। हम कहे चुनाव कहाँ से? बोले उत्तर प्रदेश से। ये नहीं बताए कहाँ से लड़ना है। देखो, जो कुछ तो आप अपने लिए तैयारी करते हो मेरे भाई बहन, कुछ आप अपने लिए प्लान करते हो, कुछ आपके लिए ना ईश्वर भी प्लान करता है। उसको भी पहचानने की कोशिश, इसलिए बोलता हूं पेशेंस रखो। पता नहीं तुम्हारा प्लान सफल हो ना हो, ईश्वर का प्लान। ईश्वर मतलब प्रकृति। ईश्वर मतलब ये मत सोचना मैं आपको राम मंदिर ले जा रहा हूं, वो आपका मन हो तो जाओ। मैं प्रकृति को ईश्वर मानता हूं। तो वो सोचता है आपके बारे में। वो तभी सोचता है जब आपकी सोच अच्छी है, आपके पास धैर्य है, आपके पास काम करने का लगन है, विनम्रता है, ईमानदारी है, तो आप अपना अच्छा जज बन सकते हो। व्हाट इज बेस्ट इन यू, हु विल डिसाइड? ओनली यू कैन डिसाइड। या तो कोई कभी कभी तो ना गुरु मिल गया जो बता दिया कि यार तुम्हारे में ये अच्छा है, लेकिन अब वैसा गुरु मिलता कहाँ है। अब तो गुरुकुल की परंपरा भी थोड़ी सी धूमिल हो गई है, फिर से हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तब मैं आज आप सबको बोल सकता हूं, ये बात कह सकता हूं, दिल से कह सकता हूं कि करने को बहुत कुछ है संसार में। अब मैं किसी को बोलता हूं कि मैं, एक टाइम था जब मुझे माँ पैसे देने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करने लगी, तो मैं पार्ट टाइम ड्राइविंग करता था, शनिवार रविवार किसी का ड्राइवर बन गया। अपने स्वाभिमान में था, ड्राइविंग करना कोई बुरी बात नहीं है। एक मेरा फेस था जिसमें लगा मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना होगा, तो मैं कर लिया। फिर आगे की यात्रा मेरी चल रही थी, दिमाग में सब चल रहा था। कई लोग मुझे जैक ऑफ ऑल बोलते थे, मास्टर ऑफ नन ऐसा बोलते थे। मनोज तिवारी जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। हमने कहा मेरे लिए जैक ऑफ ऑल ज़्यादा बढ़िया है। एक ही विषय में मास्टरी है और गड़बड़ हो गया तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे। तो हमारा ABCD 4 लाइन चलता है। ई होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, नहीं तो ये भी होगा। क्या ऐसा सोच सकते हैं आप लोग? और क्यों नहीं सोचना चाहिए? मैं आजकल समाचार सुनता हूँ, कोई डिप्रेस हो गया तो ये डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया, ऐसा भी सुनता हूँ। क्यों? ये तभी होता है भाई बहन जब आपने कुछ ऐसा गोल बना लिया जिसका दूसरा ऑप्शन ही आपने नहीं रखा। माँ से झगड़े हो गए, पिताजी से झगड़े हो गए, घर परिवार से टेंशन हो गया, उसको फेस नहीं कर सकते हो। अरे तो ये सबका निदान हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, फिर हमारा स्वदेश कॉन्क्लेव सफल होगा। बड़ी बड़ी सबको ध्यान से सुनो। हमको तो तुम बहुत ध्यान से सुन रहे हो, मैं देख रहा हूँ, एकदम आपका लगा हुआ है एक एक शब्द पे।
क्योंकि जब हर सब पे ध्यान रहेगा तभी आपको हंसी भी आएगी, तभी आपको थोड़ा सा आनंद होगा अंदर से। और बिना आनंद के ना कुछ नहीं पा सकते। जिस दिन आप दुखी रहने लगोगे ना, फिर बड़ा मुश्किल है सफलता का आना। और मौका मिले तो राजनीति में भी आ जाओ। मौका मिले तो राजनीति में आ जाओ, क्योंकि मेरा अब तक का जो अनुभव है कि इस देश में एक साजिश हुई। लोगों ने कहा कि आई हेट पॉलिटिक्स, तो मुझे लगा ये कोई साजिश किया। यू कांट हेट पॉलिटिक्स, you can hate, you may hate politicians, but you can't hate politics, brother and sisters. हमारे देश का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो संविधान ही होना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। आजकल तो लोग धर्म का मतलब समझा दिए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, इतना हमको हमारे पिताजी ने समझाया। धर्म का मतलब मर्यादा होता है, धर्म का मतलब करुणा होती है, परोपकार होता है। तो हम वही पढ़ के चल रहे हैं। मैं अभी भी इस स्वदेश कॉन्क्लेव में आप सबको इससे ज़्यादा बताने की कुछ क्षमता ही नहीं रखता हूँ। बस मैं आप सबसे इतना कहूँगा कि आप समय कभी मिले तो आप हमसे कांटेक्ट करें। मैं दिल्ली में एक 7वीं दिल्ली का सांसद हूँ, 1/7, और मैं चाहता हूँ और मैं विश्वास से आपको कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे पास कोई विषय लेकर के ऐसा आए जिसमें मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूँ, मैं पक्का करूँगा। आप अगर आपको सरकार को कुछ बताना है, वहाँ भी पहुँचा दूँगा, मोदी जी तक भी पहुँचाऊँगा, रेखा जी को भी पहुँचाऊँगा। दिल्ली से लेके और देश में कोई दूसरे पार्टी का सरकार होगा वहाँ भी पहुँचा दूँगा, क्योंकि मैं सबसे बतियाता रहता हूँ। जहाँ कभी कभी नहीं बतिया पाते तो प्रदीप जी को लगा देते हैं, कहीं कहीं हमारी हेल्प करती है। बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। क्या है, इनका व्यवहार बहुत है, और इनको राजश्री जैसी एक, अब देखो संभल के बोलना पड़ेगा, आगे जो शब्द बोलना है, कि इनको राजश्री जैसी एक जीवन साथी मिल गई हैं जो कई मायने में बहुत विद्वान है। बहुत किस्मत से किसी का जीवन साथी, अब जीवन साथी हो सकता है राजश्री का ही जीवन साथी प्रदीप मिल गए हो, तो अब तो ये थोड़ा कभी कभी बोलने में संभल के रहना चाहिए। कहेगा अच्छा तुमको लगता है पत्नी का ही, पति का जीवन साथी पत्नी होती है, ऐसा भी चल रहा है। तो भाई सब बराबर है। मैं 3 बेटियों का पिता हूँ, इसलिए मैं इसको और भी अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। तो मैं आप सबसे एक छोटा सा अनुभव बता के अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। मैं एक दिन पॉडकास्ट में अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दिया। आप लोगों को पता चला किसी को, इतने लोगों में? हाँ देखो, एक भैया बोल रहे हैं हाँ देखो, तो मैं दे दिया। मैंने बोला कि देखो फ़ोन उठाता नहीं हूँ, और कोई हमको मैसेज भेजे, हमने बोला टेक्स्ट मैसेज भेजे तो मैं 24 घंटे में जवाब जरूर देता हूँ। अब उसमें ये कहना भूल गया कि टेक्स्ट मैसेज मतलब नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप नहीं। अब आजकल रोज़ मेरे पास व्हाट्सएप पे रोज़ का कम से कम 70-75 हज़ार SMS आता है। मतलब SMS नहीं, मैसेज। SMS तो सही में कहते हैं जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज है, उसका परिभाषा होगा कुछ। अब सर मैंने वो कर लिया कि आ बैल मुझे मार। उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो हैदराबाद का है मेरा साथी जो पॉडकास्ट किया, उसने भी खेल किया। जब मैं जहाँ बोल रहा हूँ ना कि मुझे SMS करें, वहाँ व्हाट्सएप वाला निशान बना दिया है। उसको कायदे से करना चाहिए था दूसरा। अब इस चक्कर में मुझे रोज व्हाट्सएप पे 1 घंटा देना पड़ता है।
अब व्हाट्सएप पे वो तो वही बात हुआ ना कि किस्मत से तुम्हारे ऊपर नज़र पड़ गई तो ठीक, नहीं तो गए उसी में 70,000 में। तो कुछ गरियाते भी होंगे। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, वो नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे पास ही रहता है, और 9892632287 है। जो लाइव जा रहा होगा गया, क्योंकि अब तो बट ही चुका है। और मैं कह के कहता हूं कि भाई देखो, मैं फ़ोन उठाने की गारंटी नहीं है, उठा भी सकते हैं। तो मैं अभी सर इसमें कर रहा हूं ऐसा कि मैं सबका जो हमको नॉर्मल टेक्स्ट एसएमएस किया उसका पक्का जवाब देता हूं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आते हैं आपको बताएं? लोग पैसे मांगते हैं। और मैं दिन भर में कम से कम अगर 50 भी देख लिया तो 50 में 40 को यही लिखता हूं, प्लीज कॉन्टेक्ट बैंक, गो फॉर लोन। क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन लोन भी चल रहा है। हमारे यहाँ मतलब एजुकेशन नहीं पाना चाहते हो, पीएम स्वनिधि योजना में हम आजकल 1 लाख रुपया दे रहे हैं। शुरू करते हैं 20,000 से, उसको ले करके दे दो तो फिर मिलता है 50,000, उसको काम करके दे दो तो फिर मिलता है 1 लाख। फिर उसको काम करके दे दोगे तो ठीक है, नहीं दिए तो देखेंगे। लेकिन मैं इसको बताऊं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा इनिशिएटिव है और उसके लिए कुछ बहुत नहीं लगता। छोटा सा आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, एक छोटी सी एमसीडी, जैसे दिल्ली में एमसीडी, बाकी जगह जो लोकल बॉडीज है वो उसका पड़ताल करती है। भैया आप लोग भी तो किसी गांव से या माता पिता कभी तो आए होंगे ना। हम लोग वो भी समय देखे हैं जब लोग 5 रुपया सैकड़ा महीना इंटरेस्ट लेते थे। आज भी कई लोग ले रहे हैं। एक तो दिल्ली में मेरे पास आ गया कि इतना ले रहे थे, अभी झगड़ा हो गया, हम उसको बहुत नाराज हुए, हम कि भाग जाओ, तो मेरे पास नहीं, इतना पैसा मिल रहा है, आप जाकर के बैंक से लोन लेना चाहिए। आज भी कुछ लोग ये धंधा कर रहे हैं। दिल्ली जैसे जगह में, प्रदीप जी, राजश्री जी, दिल्ली जैसे जगह में मेरे भाई बहन ऐसे मेरे पास केस आते हैं ज्योति भाई, जहाँ लोग कहते हैं कि हम उनसे 1 करोड़ लिए, 2 करोड़ लिए, हम के बहुत गलत किए, तुम्हारा नहीं मिलना चाहिए। और देने के लिए 25%, 30% इंटरेस्ट पे पैसे ले। जबकि हमारे देश की बैंकिंग एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं अपने लोकसभा के सारे बैंकों का चेयरमैन हूं। हम लोग दिशा कमेटी के तहत उसकी मीटिंग करते हैं। अभी भी लोग गलतियां कर रहे हैं। तब भी मेरे पास, हमने कहा ये क्या हो गया है। मुझे तो लगता है कि कभी कभी राजश्री जी, राशि कहाँ गई, अच्छा बतिया लो, प्रदीप जी आप कर लो। मुझे ऐसा लगा कि इसका मतलब गांव में रहने वाले जो युवा हैं वो अभी भी बिल्कुल उनको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ कैसे क्या मिलेगा। क्योंकि मुझे परेशान करने के लिए तो ऐसा मैसेज भेजेंगे नहीं, मुझे क्या परेशान, मैं तो गाना गाता हूँ राजा जी, हमको क्यों परेशान करेगा। हम तो रह रहे के गाना तो दे ही रहे हैं। अभी हमारा गाना एक बहुत हिट हुआ, हे राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूब गाना सुने कि नहीं इसको? नहीं, आप लोग खाली रील पे सुने होंगे, पूरा तो सुने नहीं। आजकल कोई 30 सेकेंड की दुनिया हो गई है। लेकिन उसके अंदर क्या बोला हमने उसमें बोला है कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है। इसका मतलब क्या, मुनि ज्ञानी ही होते हैं। आजकल तो लोग मुनि को बदनाम भी करते हैं, संतों को, महात्माओं को। कुछ लोग अपनी करनी से भी कर देते हैं और कुछ लोगों को जानबूझ के कर। बट हमारा संस्कृति क्या है कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, राजा जैसन दानी होई है हो। राजा भी वही है जो दानी है। ललनायखिला भूमंडल राजधानी होई है।
और बापे जस खंदानी हुई है हो। इन पंक्तियों में हम सनातन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सनातन सजेगा तो दुनिया में शांति होगी दोस्तों, ये हमारा विश्वास है। मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, आप सबसे बात करने का मौका मिला। हाँ, कुछ बोल रहे हो? आप लोगों में से किसी को हमसे कुछ पूछना हो तो बताओ। गाना? अच्छा, मेरा एक गाना बहुत अच्छा है जो मुझे अच्छा लग रहा है। हर जे का बाघ का करेजा दे के ऊपर वाला भेजा, हो काकाई डेरवाई गुनहगार नगर। जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, हो का रोक के दिखाए ये अंगार नगरी। जे का बाघ का करेजा दे के ऊपर ये मैं अपने देश के यूथ के लिए ही गा रहा हूं। हमारे देश का यूथ वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारे बहुत प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, तो ट्रम सब ठीक, सब संत हो जाएंगे। सबका इलाज है भारत के पास। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरा जो मैंने आपको भी कुछ लगे तो आप मुझे ऑन अ सीरियस नोट, पीछे भी सब सीरियस ही था, हंस के बोल रहा हूं लेकिन कुछ भी अनसीरियस नहीं है। आप हंसते मुस्कुराते रहिए, लेकिन किसी दिन मैं एज सांसद आपको किसी काम आ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। जय हिंद।